Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टर्स डायमंड. देखिए, जिस तरीके से पेस्टल एनालिसिस है या फाइव फोर्सेस है, ये एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है. पोर्टर्स डायमंड बिल्कुल इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की कंपेटिटिव एडवांटेज को समझने में हेल्प करता है. आप कहेंगे किसी कंट्री के कंपेटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है? इसे नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज कहा जाता है. अब आप इसकी एक एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन चीज़ों की बात करूं, तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नोन फैक्टर इंडिया और पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट्स जो है वो माने जाते हैं. इसी तरीके से अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो बहुत सारे ममालिक हैं जो बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द टेक्सटाइल एक्सपर्टीज़. अगर हम गाड़ियों की बात करें तो जर्मन ड्राइव बहुत ज़्यादा जो है वो जर्मनी के साथ एसोसिएटेड है. चॉकलेट्स की बात करें तो स्विस चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. रिसर्च, इनोवेशन, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ों की अगर आप बात करें तो आपको अमेरिका का सिस्टम यानी यूएस का सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आएगा. सिलिकॉन वैली इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहाँ पे बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स इमर्ज करते हैं और टेक स्टार्टअप्स वहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं. टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो यूएई और अब अपकमिंग टाइम्स में सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे ममालिक गल्फ़ रीजन के बहुत ज़्यादा अपना नाम जो है वो उसमें प्रोमिनेंट करते चले जा रहे हैं. क्या वजह है कि कुछ ममालिक को कुछ चीज़ों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होती है. कंपेटिटिव एडवांटेज का यहाँ पे मतलब ये है कि उनका कंपटीशन या उनसे मिलती जुलती कंट्रीज़, उनसे मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशंस वैसा काम नहीं कर पाती. पाकिस्तान की एक बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज हमारी टेक्सटाइल की और फूड की एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है वो बहुत अच्छा बना हुआ है. फर्टाइल लैंड है, लेबर अवेलेबल है, वाटर इरिगेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है, पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी है. एक इकोसिस्टम उस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फूड प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे निकल आते हैं. ये बात और है कि लोकल रेजिडेंट्स को मिलते नहीं है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी आइटम होता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है. लेकिन बहरहाल कुछ चंद ऐसी एक चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमें एक नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है, सिमिलर टू इंडिया. फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें, लंदन, यूके, सबसे पहले लोगों के जहन में यूके का नाम आता है. दुनिया भर की 95% ऑयल की जो टैंकर्स होते हैं या जो ऑयल की शिप्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जो ऑयल को, क्रूड ऑयल वगैरह को यहाँ से वहाँ जो है वो पोर्ट करती हैं, इन शिप्स का 95% इंश्योरेंस जो है वो लंदन से होता है, यूनाइटेड किंगडम से होता है. ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लंदन का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है. ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन और सिलिकॉन वैली जैसी चीज़ें यूएस में मौजूद हैं. जर्मन ड्राइव्स मशहूर हैं. बल्क प्रोडक्शन, लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन अगर हम बात करें, चाइना का नाम उसके अंदर जो है वो हमारे सामने आ जाता है. ईवीज़ में चाइना का नाम बहुत प्रोमिनेंटली, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो है वो आज के टाइम्स में प्रोमिनेंट हो रहा है. गाड़ियाँ उसकी बड़ी मकबूलियत हासिल कर रही हैं. पोर्टर्स डायमंड के अंदर इसी बात को समझने की कोशिश की जाती है कि एक पर्टिकुलर कंट्री किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा कामयाब कैसे है, इतना ज़्यादा कामयाब क्यों है, वो कंपेटिटिव एडवांटेज उस मुल्क के पास कैसे है. तो सर, ये पोर्टर्स डायमंड पेस्टल से कैसे अलग हुआ, फाइव फोर्सेस से कैसे अलग हुआ? देखिए, पेस्टल एनालिसिस अप्लाई होता है जहाँ पे आपको किसी भी जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट को असेस करना है, चाहे वो आपका अपना मुल्क है, चाहे वो कोई और मुल्क है. आप जनरली असेस कर रहे हैं कि ये 6 फैक्टर्स वहाँ कैसे हैं बिजनेस करने के एतबार से. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हम फाइव फोर्सेस की बात करें तो फाइव फोर्सेस हमें ये बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री में अबव एवरेज प्रॉफिट्स हासिल करने का क्या तरीका है. वो आपका अपना मुल्क हो सकता है, वो कोई और मुल्क हो सकता है, जिस भी मार्केट में आप काम करना चाहें वो हो सकती है. लेकिन पोर्टर्स डायमंड के अंदर हम स्पेसिफिकली किसी मुल्क को स्टडी करते हैं इस एतबार से कि उस मुल्क को कितनी नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हासिल है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हासिल है. कुछ चीज़ें जिसकी वजह से यूरोप मशहूर है, कुछ चीज़ें उसकी वजह से जो है वो यूएस मशहूर है, यूके मशहूर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे इलाके मशहूर हैं, यूएई गल्फ़ का रीजन मशहूर है. ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हैं, फेमस हैं, या उनका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दुनिया भर में पसंद किया जाता है, ये हम पोर्टर्स डायमंड में पढ़ते हैं. पोर्टर्स डायमंड में इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है. इन टोटल कुल मिला के 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसको पोर्टर्स डायमंड में आइडेंटिफाई किया गया है और एक डायमंड की शेप में इनको लिंक किया गया है चारों को आपस में. 4 बड़े फैक्टर्स हैं. पहले हम इनका छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इनकी डिटेल्स क्या हैं, इनके अंदर इन डेप्थ कौन सी बातें जो है वो शामिल होती हैं. इन 4 चीज़ों में क्या क्या आ जाता है.
इन 4 चीज़ों में सबसे पहले आ जाता है डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन का मतलब कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर सर्विस या वो पर्टिकुलर नीश जिसमें वो मुल्क मशहूर है, जिसमें उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है, क्या उसकी डिमांड भी है या नहीं? दुनिया भर में या उनके लोकल कंट्री में क्या उस चीज़ की डिमांड है? क्या उसको पसंद किया जाता है? क्या उसके लिए लोग जो है वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? क्या लोगों को उस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है? अब जैसे जिस टाइम पे कराची का नाम कुलाची हुआ करता था, और बिल्कुल आप साउथ ईस्ट जो है वो इंडो पाक वाले टाइम पर चले जाएँ, सब कॉन्टिनेंट रीजन जब ये था, ये रीजन अपने मसालों की, स्पाइसेस की ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। दैट वाज़ वन ऑफ द रीजंस कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आना हुआ और वो सारा ट्रेड वगैरह का मामला और बिजनेस का मामला उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। लेकिन दिस रीजन एट दैट टाइम, दिस इंडो पाक रीजन, दिस सब कॉन्टिनेंट रीजन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 26% ऑफ द ग्लोबल GDP। आज हम दुनिया का 4% या 5% GDP कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस खत्ते से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से हम जो है वो इसी तरह के सुस्त और जो है वो काहिल किस्म के लोग थे। 26% दुनिया का GDP हम वहाँ पे जो है वो दुनिया भर में हम कंट्रीब्यूट करते थे विद दिस रीजन। तो उस टाइम पे स्पाइसेस वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत मशहूर थी, आज भी मशहूर है। आज भी इन इलाकों को, इन चीज़ों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और यहाँ से दुनिया भर में चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सबसे पहले क्या उसकी डिमांड मौजूद है? क्या लोग उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं? लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं? और किसी भी बिज़नेस की बेसिक वायबिलिटी, किसी भी बिज़नेस की बिल्कुल बेसिक वायबिलिटी उसकी डिमांड कंडीशन से शुरू होती है। डिमांड कंडीशन के बाद हमारे पास बात आ जाती है फैक्टर कंडीशंस की। फैक्टर कंडीशंस का मतलब यह है कि उस काम को करने की मशीनरी, उसका लेबर, लैंड, कैपिटल, क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं? आप अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, तो क्या आपके पास वो पर्टिकुलर इंजीनियर, वो प्लांट, वो टेक्नोलॉजी, उतना कैपिटल, उतना ज़मीनी हिस्सा, ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं? नंबर 2, ये नहीं होंगी तो वो फैक्ट्री नहीं लग सकती, वो इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वो कंपनी नहीं बन सकती। नंबर 3 पे आ जाता है रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। यानी एक तो चलो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मुल्क का जूस बहुत मशहूर है, जूसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन जूसेस के साथ साथ एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। भाई ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अगर नहीं होगी तो जो फ्रूट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? बिजली फराहम होनी चाहिए। कोई मुल्क, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है तो वहाँ इंटरनेट तो लाजमी है, वो एक रिलेटेड इंडस्ट्री है। अगर इंटरनेट ही वहाँ अच्छा नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो बूम नहीं कर सकता। इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आज अगर आप स्टडी करें तो उसमें बहुत सारे राइटर्स ये बेसिक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी बहुत अच्छे तरीके से दी गई। इंटरनेट आया तो इंटरनेट रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर पाई। तो तीसरी बात वहाँ पे ये आ जाती है कि आपकी फैक्टर कंडीशंस के बाद आपकी जो है वो रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो इनेबल करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को। जैसे आप अगर कहते हैं किसी मुल्क का ई-कॉमर्स बहुत अच्छा है, तो इंटरनेट का होना, पढ़े लिखे लोगों का वहाँ पर होना, एक पढ़े लिखे निज़ाम का वहाँ पर होना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मौजूद हों या स्किल बेस्ड कोर्स कराने वाले जैसे आज़ाद चाय वाला जैसे लोग हों, इस तरह के लोग अगर वहाँ पर मौजूद हैं, इस तरीके का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्रोडक्ट जो है वो फ्लरिश कर पाएगा। अगर वो नहीं कर सकता फ्लरिश, तो फिर वहाँ पे एक नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते। फिर आ जाती है आखिर में बात फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जिसमें आप कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल करने की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उस मुल्क में, उस कंट्री में कितने लोग ऑपरेट करते हैं? क्या कंपटीशन है? नहीं है। लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपस में वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? कितनी राइवलरी है? कितना कंपटीशन है? क्या वहाँ पे अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनीज होती हैं? क्या वहाँ पे ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं, ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं? सर कंपटीशन होना क्यों ज़रूरी है? कंपटीशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक कंपनी को देख दूसरी कंपनी कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, तीसरी कुछ उससे और अच्छा करने की कोशिश करती है, चौथी कुछ और अच्छा करने की कोशिश करती है। आखिर जाके रिजल्ट ये निकलता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री इंप्रूव हो जाती है, ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाता है, ओवरऑल चीज़ें जो है वो इसको लेकर जो है वो आगे बढ़ जाती हैं। इस वजह से आप एक नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के जो आईटी के शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी के शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई टेक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है तो हाईली लाइकली कि उनकी जो बैक एंड टीम है, डेवलपमेंट टीम है, डिज़ाइन की टीम है, वो इंडिया में बैठी हुई होगी। क्यों भाई? बहुत ज़्यादा मशहूर है इंडिया इन चीज़ों में, आउटसोर्सिंग के अंदर, इस तरह की सर्विसेज के अंदर, बैक ऑफिस के अंदर बहुत बंदा है वहाँ पर। तो सर ऐसे क्या जो है वो कंडीशंस वहाँ पर आ गई? अभी एक प्रॉपर केस स्टडी है।
इतनी सारी फर्म्स इस तरह की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर रही हैं, बैक ऑफिसेज मेंटेन करके बैठी हुई हैं कि एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, क्वालिटी इंप्रूव होती चली गई। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, राइवलरी के अंदर ये आता है कितना कंपटीशन है, कैसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कंपनीज किस तरीके से बनी हुई हैं, कैसे आपस में जो है वो कॉम्पीट कर रही हैं। ये चारों चीज़ें, यानी कि डिमांड कंडीशंस, उस चीज़ की डिमांड होना, फैक्टर कंडीशंस, नेसेसरी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीज़ें मौजूद होना, रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, उनका वहाँ पर होना, और फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और कंपटीशन होना। ये चार चीज़ें अगर आप किसी मुल्क के हवाले से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर उस मुल्क को नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों हासिल है, और आप अपने मुल्क में उस प्रोडक्ट को ओपन करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, या अगर आप उस मुल्क में जिसको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है उस मुल्क के अंदर किस तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसकी चीज़ें जो है वो किस तरीके से वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और क्या फैक्टर्स हैं जो आपको समझने होंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतना सक्सेसफुल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अब ये हो गई बेसिक सी जो है वो डेफिनेशन, बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। अब आए हम इन चारों को थोड़ा सा इन डेप्थ और डिटेल में देखते हैं। अगर हम इन डेप्थ या इन डिटेल देखें तो सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, या सबसे पहला पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं, वो है फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द पोर्टर्स डायमंड। पोर्टर्स डायमंड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करने के लिए या पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर काम करने के लिए क्या आपके पास रिक्वायर्ड कैपिटल, नॉलेज, लैंड, उस तरह के लोग, उस तरीके की एक्सपर्टीज, लेबर वगैरह ये मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो ही एक पर्टिकुलर काम यहाँ पे हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो जी बिल्कुल हमारे पास ज़मीन भी मौजूद है, काम करने वाला किसान भी मौजूद है, उसके ऊपर कैपिटल लगाना होता है तो उसके लिए एक मुनासिब अमाउंट भी लोगों के पास होता है। ज़मींदार और जागीरदाराना एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है कि एक इन्वेस्टर होता है, किसान होता है, वो काम कर रहे होते हैं आपस में। ये सिस्टम भी हमारे पास जो है मौजूद है। ये चीज़ें उसको इनेबल कर देती है कि हाँ ठीक है यार, इधर ये काम लग जाएगा, इधर ये फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, इधर ये सेटअप लग जाएगा। अगर हम इसी तरीके से गाड़ियों की बात करें, और अगर जर्मन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो फंडामेंटल बात वहाँ पे ये है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, इस चीज़ की टेक्नोलॉजी उनके पास है, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, उसको प्रोवोक किया, उसको लेकर आगे बढ़े और सो ऑन सो फोर्थ आगे चले गए। इसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात करें, तो आज चाइना सोलर में काफ़ी जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ चुका है। सोलर की जो है वो पैनल्स को बनाना, इन्वर्टर्स को बनाना, ये सारी चीज़ें करना, उन्होंने उसकी एक्सपर्टीज़ बिल्ड की है। पैसा उनके पास था, ज़मीन उनके पास थी, प्रोडक्शन में वैसे ही एक्सपर्ट थे। बड़े बड़े मैसिव प्लांट्स के ऊपर उन्होंने आज से पहले जो है वो काम किया है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस जो है वो चाइना के अंदर की जाती हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस। आपके पास वो फिजिकल रिसोर्सेज, ज़मीन, कैपिटल, लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो जगह मौजूद होगी, लोग मौजूद होंगे, तो ही आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर नीश में आगे बढ़ सकते हैं। आज सऊदी अरेबिया बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत सारी नई सिटीज़, नियोम के बारे में आपने सुना होगा, द क्यूब के बारे में आपने सुना होगा, दी लाइन के बारे में आपने सुना होगा, और क़ियादा करके एक स्पोर्ट्स सिटी है जिसका शायद ग़ालिबन मैं नाम सही तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा। इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पर आज चल रहे हैं। आप उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देखें, फंडामेंटल बात कैपिटल, जी बिल्कुल उनके पास मौजूद है। कैपिटल नहीं है तो इतने ट्रस्ट वर्दी हैं कि दुनिया उनको लोन दे सकती है, स्टेबल इकोनॉमी है। ऑयल निकल आया, वो उनका पहले एक जो है वो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल फैक्टर कंडीशन बना कि उनके पास ऑयल मौजूद है। आज उसी पैसे को इस्तेमाल करके, ऑयल की कैपिटल को इस्तेमाल करके, वो इस तरह के टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ अट्रैक्ट हो रही है, लोग वहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ बिजनेस ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। फुटफॉल वहाँ पर लोगों का जो है वो बढ़ता जा रहा है। इनकम टैक्स का रेट कम होने की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा वो जगह जो है वो ल्यूक्रेटिव हो चुकी है। तो बहरहाल वो पैसा, वो ज़मीन, वो एक्सपर्टीज़, नॉलेज या तो अवेलेबल है या वो ख़रीद सकते हैं, या तो दुनिया से ख़रीद के मंगवा लेंगे अपने पास, महंगे तरीन इंजीनियर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, या उनके अपने लोग इसकी जो है वो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ जो है वो रखते हैं, जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, या सऊदीज़ जो है वो काम कर रहे हैं। यूएई डिड द सेम। एक बंदे का विजन, एक बंदे का मिशन, उसको लेकर वो जो है वो स्टोरी आगे बढ़ी। वहाँ पर ज़मीन मौजूद थी, पैसा लगाया, जो ऑयल का रेवेन्यू आ रहा था, कैपिटल लगाया, दुनिया भर की एक्सपर्टीज़ वहाँ पे जो है वो बुलाई गई, यूएस से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से इंजीनियर्स को बुलाया गया, काम करवाया गया। पाकिस्तान, इंडिया से सस्ती लेबर बुलाई गई, उस लेबर ने वहाँ पर जो है वो काम किया। बांग्लादेशी लेबर ने काम किया, फिलीपींस की लेबर ने वहाँ पर जो है वो काम किया। मिला के उन्होंने एक सेटअप ऐसा खड़ा कर लिया कि आज उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री दुनिया भर में मानी हुई इंडस्ट्रीज़ में से एक है। क्राइम रेट लोएस्ट में से एक है, और मानी हुई इंडस्ट्रीज़ जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे जो है वो मानी जाती है। दुनिया भर में लोग वेकेशंस वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए वहाँ जाते हैं।
सबसे पहले बात फैक्टर कंडीशंस की आती है। फैक्टर कंडीशंस होंगी तो ही आप इसको लेकर जो है आगे बढ़ सकेंगे। यूएई का या दुबई का जो स्टार्ट हुआ वो उस पोर्ट से हुआ जहाँ पर ट्रेडिंग के लिए जहाज़ वगैरह आया करते थे, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट्स आया करते थे, और उन्होंने वहाँ पर ड्यूटीज़ वेव कर दी। उन्होंने कहा आप आएँ, हमारा हार्बर यूज़ करें, हमारा पोर्ट यूज़ करें, हम आपसे ड्यूटीज़ नहीं चार्ज करेंगे। उसकी वजह से शिप्स वर अट्रैक्टेड टू कम ओवर देयर, वेसल्स वहाँ पर आते थे, लोग रुकते थे, फिर उनके बाज़ारों में जाना, शॉपिंग करना, स्टे करना, आहिस्ता आहिस्ता उनका कैपिटल इन्हांस करता गया, ऑयल सेल करते गए, और एक नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज आज दुबई को इस सारी चीज़ों में हासिल है। दुनिया में कोई आपसे सवाल नहीं करता, आप दुबई पैसा लेके चले जाएं, स्विट्जरलैंड पैसा लेके चले जाएं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को उन्होंने इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, बैंकिंग को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो बहरहाल ये वो फैक्टर कंडीशंस हैं, ज़मीन का मौजूद होना, कैपिटल का होना, लेबर का होना, नॉलेज का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, जो सबसे पहली और सबसे प्राइमरी बात है। नंबर 2 पे आ जाता है डिमांड कंडीशन। आए डिमांड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिमांड कंडीशन के बारे में सिंपल आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस प्रोडक्ट या सर्विस में एक पर्टिकुलर मुल्क कामयाब है, उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड होनी चाहिए। सिंपल आसान अल्फाज में लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो। जैसे टूरिज्म, लोगों की ज़रूरत है, नीड है, साल में एक दफ़ा निकलना चाहते हैं, एक दो दफ़ा फैमिली के साथ गए, टाइम स्पेंड किया, तो ऐसी जगहें मशहूर है, यूएई जैसी, गल्फ जैसी। लोग जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। क्या ये जो डिमांड है सबसे पहले आपके मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में थी या पहले होम मार्केट में क्रिएट हुई? हमेशा किसी भी मुल्क को कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल होता है उस चीज़ में जिसकी ज़रूरत उनके मुल्क में पहले पैदा हुई है। वो अगर अपनी कंट्री के अंदर उस चीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, फिर वो बाहर किसी को ऑफर करना शुरू करते हैं। जैसे खाने पीने का जो मिजाज है, और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुगलिया दौर के अंदर, ये मुगल्स के दौर के अंदर सबसे पहले इनकी कंजम्पशन घर में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के लोग बड़े खाने पीने के शौकीन आज तक हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े खाने पीने के जो है वो शौकीन हुआ करते थे। वो बड़े क्रिएटिव थे इस एतबार से कि जी फलां जायका होना चाहिए जी, ऐसा होना चाहिए जी, वैसा होना चाहिए। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं वगैरह के बारे में। इनकी जब दस्तरखान लगते थे तो 60-60, 70-70 किस्म की डिशेस होती थी। तो वो जो डिशेस बनाने का एलिमेंट था, वो जायका पैदा करने का एलिमेंट था, वो यहाँ पर था। जो ट्रेडर था वो यहाँ था, जो ताजिर था, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ट्रेडिंग करता था, वो पहले इन हाउस होती थी। कोई भी चीज़ पहले इन हाउस ऑफर की जाती है, फिर उसकी डिमांड दुनिया भर में जो है वो जनरेट होती है, या लोगों को अगर उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसे ऑफर करते हैं। पहले आप यहाँ पे इस चीज़ पर जो है वो काम करते हैं। सऊदी के पास भी अगर ऑयल निकला और उन्होंने ऑयल को दुनिया भर में ट्रेड किया, तो पहले उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी की, अपनी ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उस ऑयल को इन्फ्लक्स किया, फिर एक्सेस बनता गया तो एक्सेस उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो आप किसी भी मुल्क की अगर बात करें, अगर उसे किसी चीज़ में कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है, तो आपको उसी होम मार्केट में, उस कंट्री के अंदर इटसेल्फ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड जो है वो नज़र आएगी। जब वहाँ पे कंजम्पशन होना शुरू होती है और लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, और इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो जाती हैं और कंपनीज़ लगना शुरू हो जाती हैं। एक वक्त आता है कंपनीज़ की सेल सैचुरेट होना शुरू होती है, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ बेच रहे हैं ना, अब मुल्क से बाहर भी बेचो, अब दूसरे ममालिक में भी इसको एक्सपोर्ट करो, दूसरे ममालिक में भी जो है वो इसको जो है वो सेल करो। तो टेक्निकली स्पीकिंग, पहले आपकी होम मार्केट में डिमांड होगी, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरे ममालिक के लेवल पे उसको जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे और उसको आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज में सबसे पहले फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस, फिर उसके बाद डिमांड कंडीशंस आपकी होम मार्केट में, और फिर दुनिया भर में। आज अगर किसी पर्टिकुलर मुल्क के अंदर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें, हथियार, F-16 वगैरह, ये सारे लफाज आपने सुने हुए होंगे। दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट नाम यूएस का है, अमेरिका का है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर्स में भी हथियार बेच के बहुत पैसा कमाया, इन्होंने जो है अफगानिस्तान की वॉर में भी बहुत पैसा कमाया, आज इसराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट में भी ये वेपन सप्लाई करके ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। इनको एक कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है, इनके पास वो कैपिटल है, वो ज़मीन है, वो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे उन्होंने उसकी फैक्ट्रीज लगाई हैं। और डिमांड कंडीशन तो दुनिया भर में बहरहाल जब भी जंगें होती हैं, इसकी डिमांड क्रिएट होती है और वो इस तरह के हथियार उनको जो है वो सप्लाई करते हैं। नंबर 3 पे बात आ जाती है रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। अब कोई कहता है पाकिस्तान में ई कॉमर्स इतना फ्लरिश क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, पेपैल जैसा एक बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है। अगर पेपैल हो, दुनिया भर में वेरिफिकेशन के मसाइल हमारे जो है वो हल हो जाएंगे, हमारे लोग ई कॉमर्स का अकाउंट कहीं पे भी बना लेंगे, किसी भी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। एक बेसिक रिलेटेड इंडस्ट्री है पेमेंट गेटवे सिस्टम। वो पेमेंट गेटवे सिस्टम या फिनटेक के वो प्लेटफॉर्म्स जो दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड हैं फॉर द पेमेंट मैकेनिज्म और पेमेंट की सारी चीज़ें, वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग और पाकिस्तान में इस तरह के ई कॉमर्स के बहुत ज़्यादा आपको बड़े लेवल की सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलती। कुछ यूट्यूबर्स मिल जाते हैं गरीबों करके, हमें जो है वो एहसास दिलाते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन
उन यूट्यूबर्स के अलावा बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटेड इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करे। आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की और ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स, और वहाँ पे इतना ज़्यादा मशहूर ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक रिलेटेड इंडस्ट्री मौजूद है। वो क्या है रिलेटेड इंडस्ट्री? एजुकेशन। आईआईटीज़ और आईआईएम्स में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी 1960s में, 50s में, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो पैसा लगा के बिल्ड किया था, आज उसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, जब वो टेक्नोलॉजी समझते हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक जितनी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं, और फिर उसके ऊपर आपने बिल्ड किया अपना ई कॉमर्स का बिजनेस। एक अच्छी पेनिट्रेशन है ई कॉमर्स की जो है वो इंडिया के अंदर। सो मच सो कि अब बाइंग उनकी इतनी ज़्यादा ऑनलाइन जो है वो एक्सीड कर चुकी है कि बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। तो रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्रीज़ का मतलब वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके इस मेन कंपेरेटिव एडवांटेज वाले प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती हैं। जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम मौजूद है। फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री मौजूद है, जिस फर्टिलाइज़र को यूज़ करके आप ज़मीन की खाद में जो है उसको मिलाते हैं और एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर पाते हैं। आपके पास फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी बलूचिस्तान में फलां मिनरल्स रखे हुए हैं, हम निकालते नहीं हैं। सुई और मारी के पास जो है वो इतनी रिजर्व्स हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर भाई कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? उस एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है, उसकी एक मशीनरी है, वो इतनी महंगी है कि जब आप उसको परचेज करने जाते हैं या बाहर के इंजीनियर्स को यहाँ बुलाते हैं तो आपको जो चीज़ ज़मीन से निकालनी है, जो माइनिंग आपको करनी है, वही सस्ती लगने लग जाती है। उस मशीनरी को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का इतना पैसा है जितने की शायद वो मिनरल्स भी नहीं है जो आप ज़मीन से जो है वो निकालेंगे या जो एक्सट्रैक्शन वगैरह करेंगे। तो हमारे लोगों के जहनों में ये बात है कि जी पाकिस्तान में फला जगह ये है, हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते। उस एक्सट्रैक्शन को करने की जो सपोर्टेड इंडस्ट्री है वही हमारे पास मौजूद नहीं है। वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ, यानी उस लेवल के इंजीनियर्स हमारे पास नहीं है। और फिर उसके पीछे जाएँ तो इकोनॉमिक सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है। इंजीनियर अगर अच्छा होता भी है तो यहाँ रुकता नहीं है, डॉक्टर अच्छा होता है तो यहाँ रुकता नहीं है, अकाउंटेंट अच्छा होता है तो यहाँ रुकता नहीं है। जब अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा अकाउंटेंट पाकिस्तान में नहीं रुकता तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाती। जिसको मौका मिलता है वो ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं। तो उसके पीछे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो इकोनॉमी का एक निज़ाम है, वो बहरहाल इतना अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। तो बहरहाल रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्रीज़, वो सपोर्ट सिस्टम होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, तो उस पर्पज़ को, उन चीज़ों को जो है वो लोग अचीव कर पाते हैं। वो अगर नहीं होता तो वो नहीं अचीव कर पाते। आप एक सिंपल, एक छोटी सी फैमिली की मिसाल ले लें। अगर किसी फैमिली के अंदर कोई बंदा डॉक्टर बन जाता है सक्सेसफुली, अच्छा कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, कोई ACCA कर लेता है, कोई ICW कर लेता है, कहने का मकसद ये कि क्या उसकी वो अकेले की मेहनत होती है? नहीं। चलो वो रिक्विजिट पैसा था, वो रिक्विजिट टाइम था, उस बच्चे के अंदर मेंटल एबिलिटी थी, सारे फैक्टर कंडीशंस हैं, लेकिन क्या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था? बिल्कुल सर, सपोर्ट सिस्टम भी था। माँ बाप थे केयर करने वाले, भाई बहन थे सपोर्ट करने वाले, घर का इस तरीके का निज़ाम था, बिजली की फराहमी अपने वक्त पर आ रही थी, बैठकर पढ़ाई की जा सकती थी, बहुत सारी चीज़ें ईजिली हैंडल हो सकती थी। जब ये सारी चीज़ें इन प्लेस थी, सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस था, तो आप आगे बढ़ पाए, आप कामयाब हो पाए। इसी तरीके से हर मुल्क का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक सपोर्टेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में हमारे पास जो है वो हेल्प करती हैं। अब अगर पाकिस्तान में इरिगेशन का सिस्टम ही इतना अच्छा ना हो और फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ना हो तो हमारा एग्रीकल्चर इतना आगे नहीं बढ़ सकता, और एग्रीकल्चर को हम जो है फ्लरिश नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर को जो चीज़ आज सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारा एक बुरा इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, करेंसी की इतनी जो है वो डीवैल्यूएशन हो चुकी है, और इतना ज़्यादा हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो चुकी है कि आज लोगों को एग्रीकल्चर करने के बजाय, फैक्ट्री लगाने के बजाय आसान ये लगता है कि हम चाइना से बना बनाया सामान, बनी बनाई चीज़ें जो है वो मंगवा लेंगे, हम अपनी ज़मीनों को, फैक्ट्री की ज़मीनों को, एग्रीकल्चर की ज़मीनों को रियल स्टेट में बेच देते हैं। ये रियल स्टेट में ज़मीन के तौर पे बेच दो, इस पर बड़ा सा एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा और आपको आज प्लॉट की बहुत बड़ी हैंडसम सी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड है, लोगों के पास कैश में अवेलेबल है, वो इस तरह की कैश पेमेंट्स करके, लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनको कम वैल्यू पे शो करके उन ज़मीनों को हासिल कर लेते हैं, और वे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स उनके ऊपर बनाए जाते हैं। बाटा ने बाकायदा अपनी पूरी फैक्ट्री के साथ इस तरह से किया है। तो कोई इंडस्ट्री किसी मुल्क में कामयाब होती है तो उसमें तीसरा बड़ा फैक्टर होता है कि उससे मिलती जुलती इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हो। ट्रांसपोर्टेशन है तो वो वहाँ पर हो, एजुकेशन है तो वो वहाँ पर हो, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड रिसर्च वहाँ पर अगर उस हवाले से है तो वो वहाँ पर मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हों, तो वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की वजह से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आगे बढ़ती है।
और फिर आखिर में आ जाता है, जैसे कि हमने बात की थी, कंपटीशन, राइवलरी, कितनी कंपनीज हैं, कैसे आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, इनके अपने स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट है, इनफॉर्मल है, फॉर्मली ये काम हो रहा है, इनफॉर्मली ये काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं और देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। फिर बहरहाल आगे जाके जो है वो आप जो है वो ये एनालाइज कर पाते हैं कि किसी मुल्क का एक कंपेरेटिव एडवांटेज किसी चीज़ के अंदर बना या नहीं बना। पाकिस्तान की अगर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा दुनिया में मशहूर हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया भर में ही मशहूर है। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी निज़ाम के अंदर भी जो है वो खाने पीने का निज़ाम बड़ा अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो फूड की कंजम्पशन और अलग अलग वेराइटी के टेस्ट, अलग अलग वेराइटी के इंग्रेडिएंट्स से कुछ नई नई चीज़ें हमारे यहाँ लोग जो है वो बनाते ही रहते हैं और टिकटॉक पे और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उनकी रील्स नज़र आती हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर कामयाब हो रही है तो उसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं। एक आपके पास आ जाता है फैक्टर कंडीशंस, नेसेसरी कैपिटल, ज़मीन, लेबर, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़, ये मौजूद है या नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, जिस तरह आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। नंबर 2, डिमांड कंडीशंस, क्या होम मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड मौजूद है या नहीं। नंबर 3, रिलेटेड या सपोर्टेड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो उसे पर्टिकुलरली इनेबल करें, आगे बढ़ने में मदद करें, जैसे इंटरनेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में जैसे गाड़ियों का मसला है, हम गाड़ियाँ यहाँ नहीं बनाते, हमारे यहाँ स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से नहीं होती, बनी बनाई किट्स यहाँ पे मंगवाते हैं, उनको असेंबल कर लेते हैं। इंडिया स्पेयर पार्ट्स खुद बना सकता है, इसलिए वो गाड़ी भी खुद बना सकता है। वो रिक्विजिट स्टील, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, प्लांट, मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है आखिर में स्ट्रक्चर कैसा है, कंपटीशन कैसा है, कितने लोग प्ले कर रहे हैं, फॉर्मली कर रहे हैं, इनफॉर्मली कर रहे हैं, कैसे कॉर्पोरेट पूरा जो है वो इस मामले का जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ये 4 फैक्टर्स आप समझें तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर मुल्क किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इतना कामयाब क्यों है और क्या आप वहाँ पर उससे मिलती जुलती कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। एग्जाम में हमारे पास सिचुएशन इस तरह से होगी कि हमारे पास एक कंट्री की सिचुएशन दे दी जाएगी और हमें ये असेस करना होगा कि पोर्टस डायमंड की वो चारों फैक्टर्स उस कंट्री की सिचुएशन के अंदर कैसे पूरे उतरते हैं और फिर कंपनी को जो सिचुएशन आपको दी है उसके अंदर जो कंपनी मौजूद है उसको किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो एक्ट करना चाहिए। अब आए इसकी कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं, केस स्टडीज़ से ही आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।